हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसिस विजन। कल की क्लास में हमने बात की है शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस रेप ऑफ लुक्रीज को लेकर के। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से एक दोस्त, ठीक है, जो कि किसका दोस्त है, कोलेटिन का, लुक्रीज का हस्बैंड है कोलेटिन, और उसका फ्रेंड है टारक्विन। और कोलेटिन से जब उसकी खूबसूरती के बारे में, यानी कि लुक्रीज की खूबसूरती के बारे में वो कोलेटिन के जो है मुंह से सुनता है, तो अपने आप को वो रोक नहीं पाता कि वो जा करके एक ऐसी वुमन जो कि अपने हस्बैंड को लेकर के बिल्कुल लॉयल है, उसको जाकर के वो रेप करता है। और फाइनली हमने देखा कि किस तरीके से पूरी जो रोमन सोसाइटी है वहां पर क्या होता है कि वहां के जो लोग होते हैं उन्होंने टारक्विन के इस एक्ट के कारण उसे, उसके और उसकी पूरी परिवार को क्या किया, वहां से बैनिश कर दिया। लेकिन एक यहां पे बुरा इंसिडेंट ये होता है कि लुक्रीज भी क्या करती है, उसे इतना सेम और गिल्ट फील होता है कि वो भी सुसाइड कमिट कर लेती है। आज की हमारी जो वीडियो है वो बेस्ड है डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा एंड एडमंड स्पेंसर। डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा में हम बात करेंगे आपसे कि यहां पर रेनेसेंस के पहले मिडिल एजेस या डार्क एजेस में किन टाइप के प्लेस का प्रचलन था, और एक खास वर्ग के लिए, एलीट वर्ग के लिए या प्रीस्ट वर्ग के लिए आप कह सकते हैं कि कौन से ऐसे प्लेस थे जो इंटरटेनमेंट का टाइप हुआ करते थे। तो आइए देखते हैं अपनी आज की वीडियो में कि यहां पर क्या है। डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, यहां पे हम देख रहे हैं कि उस समय, यानी कि देयर वर थ्री प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब क्या है, ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, यानी कि जो स्थानीय भाषा है उसको लेकर के वहां पे क्या हो रहा है। देखिए, वर्नाकुलर ड्रामा ड्यूरिंग द यूरोपियन मिडिल एजेस, यानी कि यूरोपियन मिडिल एजेस के टाइम पर क्या थे, तीन तरीके के प्लेस जो है वो पॉपुलर थे। और वो कौन कौन से थे, मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस, ये क्या है, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। मिस्ट्री प्लेस यानी कि ये बातें हो रही हैं कि अभी तक वहां पे क्या है, रेगुलर कॉमेडी और ट्रेजेडी क्या अभी नहीं आई हुई, वो अभी नहीं आई हुई है। अब मिस्ट्री प्लेस क्या है, मिस्ट्री प्लेस में, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेस होते थे इनका परफॉर्मेंस चर्च में होता था। यानी कि ये जो थिएटर का कॉन्सेप्ट बाद में आता है, एलिजाबेथन टाइम में आता है, क्योंकि वहीं पर आप देखते हैं कि 1570s में क्या हो रहा है, पहला द थिएटर वहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद ग्लोब थिएटर वहां पर आता है, और आगे चल करके ग्लोब थिएटर जल जाता है। हालांकि उसको अगले साल फिर से रिबिल्ड कर दिया जाता है। लेकिन जब थिएटर और ग्लोब थिएटर अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए हैं, जब रेनेसेंस नहीं आया हुआ है, तो कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर इन प्लेस का परफॉर्मेंस होता था, तो वो जगह थी चर्च और कैथेड्रल। यानी कि आप समझ सकते हैं कि डार्क एजेस में या मिडिल एजेस में इतना ज्यादा डोमिनेंस था चर्च का, रिलीजन का, कि ये जो इंटरटेनमेंट की चीजें हैं ये भी क्या हो रही हैं, वो चर्च के बाहर नहीं जा रही हैं। इनका परफॉर्मेंस चर्च में ही होता था, और एक सीमित ऑडियंस हुआ करती थी जो इन प्लेस को जो है वॉच करती थी। और ये जो प्लेस थे उसमें जो एक्टर्स होते थे वो उसी चर्च के प्रीस्ट हुआ करते थे। इतना ज्यादा डोमिनेंस इनका यहां पर है। आर्ट और लिटरेचर पर भी इन्होंने अपना पूरा का पूरा कब्जा जमा रखा हुआ था, रिलीजन और आप कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिसिज्म ने। तो मिस्ट्री प्लेस जो होते थे, नाम से जैसे आपको क्या देख रहे हैं, मिस्ट्री प्लेस, यानी कैसा है, रहस्य की बात है। तो रहस्य की बात जाहिर सी बात है किसमें होगी, हमारे रिलीजन में होगी, धर्म को लेकर के होगी। तो मिस्ट्री प्लेस जो हैं वो आधारित थे कहां पर, बाइबल से। ये आधारित थे किस पर, बाइबल पर। यानी कि बाइबल में जिस तरीके से गॉड ने पूरी दुनिया को क्रिएट किया हुआ है, 6 डेज में उसने क्या किया, पूरे यूनिवर्स को बनाया, 7वें दिन उसने आराम किया, और उसके बाद किस तरीके से उसने ईडन को, गार्डन ऑफ ईडन को बनाया। और ये आप देखते हैं कि किस तरीके से उसको बताया गया है कि जो गार्डन ऑफ ईडन है वो क्या हो रहा है, एक सोने की जंजीर से हेवन से लटक रहा है वो। और वहां पर उस जो है गार्डन की रखवाली करने के लिए ईश्वर ने क्या किया, सबसे पहला इंसान एडम को बनाया। और एडम की तन्हाई को देख करके, उसके अकेलेपन को देख करके ईश्वर ने क्या किया, एक दिन सोते हुए उसके जो है लंग से, यानी रिबकेज से एक हड्डी को निकाला और उससे ईव को बनाया। उसके बाद किस तरीके से सैटन इनको टेम्प्ट करता है और वो फल को चखते हैं। सिन, अपराध, पाप इस दुनिया में आ जाता है, सेम आ जाती है इस दुनिया में। और उसके बाद मर्डर ऑफ एबल, यानी जो ईव है उसके दो बच्चे हैं, केन और एबल,
और केन क्या कर रहा है, वो अपने भाई एबेल को चाकू से स्टैब करके मार देता है। फिर से सैटर्न क्या कर रहा है, वो अपनी अलग जो है पूरे क्रूड काउंसिल में लगा हुआ है वो, और एडम यहां पर आकर के, क्योंकि अब उनको अर्थ पर भेज दिया गया है, ईश्वर ने उठाकर इनको अर्थ पर फेंक दिया, और वो क्या कर रहे हैं, वो तड़प रहे हैं बिल्कुल से, पूरे दुखों को सहन कर रहे हैं। और बाद में क्या होता है, जब ईश्वर से नहीं देखा जाता है उसके जो है स्पेन को, तो वो अपने एक सन को, जिनको हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनको भेजा गया ये दिखाने के लिए अगर आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो आपको सफर करना पड़ेगा। आप सफर करेंगे जितना, यानी कि पीड़ा अपना जितना झेलेंगे, उतना ही आपकी सोल जो है वो क्या होती है, प्योरीफाई होती है। मैं सब आपको बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मिस्ट्री प्लेस जो कि बाइबल यानी बिब्लिकल थीम्स पर आधारित हुआ करते थे, इनकी थीम यही हुआ करती थी। हमारे यहां इंडिया में बहुत फेमस है रामलीला होना। रामलीला होती है हर जगह, अलग अलग, प्रयागराज में भी जगह जगह पे रामलीला हो रही है और बड़ी पॉपुलर है। धार्मिक तो इनका महत्व है ही, उसके साथ साथ सामाजिक महत्व भी है। लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारे यहां पर क्या हो रहा है कि सबको धर्म जो है वो एक बांधने का काम कर रहा है, लोगों को करीब लाने का काम कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है उस समय कि चर्च में इनका परफॉर्मेंस होता था, और क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही ये जो है प्लेस देखने की अनुमति थी, और एक्टर्स भी कौन है, वो प्रीस्ट हैं। कॉमन मैन या वुमन को अभी तक वहां पे एक्टिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। ये तो जो है शुक्र मनाइए कि रेनेसेंस का पुनर्जागरण के साथ ये सब चीजें इंग्लैंड में प्रेवलेंट होना स्टार्ट होती हैं। तो मिस्ट्री प्लेस जो थे पहले, यानी कि जो कैटेगरी है वो किस पर आधारित होते थे, बाइबल पे। उनके थीम जो है वो किस पर आधारित थे, बाइबल पर आधारित होते थे। अगला जो प्ले है का टाइप वो है मिरेकल प्लेस। कौन सा, मिरेकल प्लेस। और मिरेकल का मतलब ही क्या है, चमत्कार, एक तरीके का रिविलेशन, ठीक है, रिविलेशन। और ये एसोसिएटेड था किससे, मिरेकल। यहां पर रोमन कैथोलिसिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा, सेंट्स का। और ये सेंट्स कैसे होते हैं, जब इनको कैनोनाइज किया जाता है, कैनोनाइजेशन, यानी आप व्हेन यू डिक्लेयर सेंट, ठीक है, व्हेन यू डिक्लेयर सेंट टू समवन, जब आप क्या करते हैं, किसी को सेंट डिक्लेयर करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कैनोनाइजेशन। और यहां पर अभी तक बहुत सारे सेंट्स को बाइबल में क्या, सॉरी, रोमन कैथोलिसिज्म में क्या किया गया है, उनको कैनोनाइज किया गया है। तो चाहे वो सेंट वैलेंटाइन हो या इंडिया में भी एक बहुत फेमस मदर टेरेसा थी, जिनको अभी कुछ सालों पहले क्या किया गया, उनको भी कैनोनाइज किया गया। तो ऐसा माना जाता था कि मदर टेरेसा जो है अपनी उंगलियों को पानी में डुबो देती थी, उसके बाद उस पानी से बहुत सारे रोगियों का उपचार होता था। तो लोगों के इस मिरेकल चमत्कार के ही कारण उनको सेंट्स घोषित किया जाता था। और ये जो प्लेज होते थे वो सेंट्स पर ही, यानी उनकी लाइफ पर ही आधारित होते थे। सेंट जॉन एक फेमस प्ले है। सेंट जॉन क्या होता है कि जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के द्वारा लिखा गया फेमस प्ले है। और वो कौन जॉन है, जो 100 डेज ऑफ वार में फ्रांस की तरफ से लड़ तो रही है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही फ्रांस वाले उसको वहां पे जिंदा जला देते हैं हेरेसी के चार्ज में। और बाद में क्या किया उन्होंने, उसकी स्टेचू लगा करके उसको पूजा करना शुरू कर दिया। तो मिरेकल प्लेस किस पर आधारित होते थे, यहां पर, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो क्या हैं, ठीक है, जिनको सेंट्स डिक्लेयर किया गया हो, कैनोनाइज किया गया हो, उनको लेकर के मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस। और अगला है मोरालिटी प्ले। तीसरा कौन सा है, मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस की खासियत क्या होती थी, मैं आपको बताता हूं। मोरालिटी प्लेस जो होते थे, यहां पर क्या होता है, ह्यूमन इमोशंस जो हैं, ह्यूमन इमोशंस, या आप कह सकते हैं कि जो अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इमोशंस या अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो चीजें किसमें हैं, भाव में हैं, भावात्मक है, उन चीजों को क्या किया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है। पर्सोनिफाई करने का मतलब मानवीकरण करना। मानवीकरण करना कैसे, कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो अच्छाई है, मान लीजिए चैरिटी हो गया, जस्टिस हो गया, और जो है टेम्परेंस हो गया, संयम हो गया, ये सब चीजें यहाँ 7, ठीक है, जो वर्चूज हैं क्रिश्चियनिटी में, या और अलग सेंटिमेंट्स, चैरिटी, पिटी, ये सब सारे क्या हैं, ये अच्छी चीजें हैं, इंसान के अच्छे जो है वो भाव हैं। और अगली तरफ क्या था, दूसरी तरफ इनके राइवल में क्या होता था, इनके अपोजिट में जो आपके 7 कार्डिनल सिंस हैं, या 7 जो अपराध हैं, जो पाप हैं, उनको, और उनका भी नाम दिया जाता है, क्रोध, एंगर, गुस्सा, स्लॉथ, आलस्य, ठीक है, सिन, पाप। इस तरीके से कैरेक्टर्स को डिसाइड किया जाता था। एक तरफ अच्छे कैरेक्टर्स हैं, लव,
वर्च्यू, टेम्परेंस, ठीक है, इन सबको दूसरी तरफ एविल, मर्डर, इन सबको एक तरफ किया जाता था और बाद में ये दिखाया जाता था कि यहां पर हमेशा बुराई पर क्या हो रहा है, अच्छाई की जीत हो रही है। इस तरीके से इन प्लेस का परफॉर्मेंस होता था, मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। इसके बाद आगे चल करके सोसाइटी में रेगुलर कॉमेडीज और रेगुलर ट्रेजेडीज आना शुरू होती हैं। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि निकोलस उडाल का लिखा हुआ वर्क है, वो पहली माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर की कॉमेडी है, और दूसरा है गॉर्बोडक, ठीक है, उसको माना जाता है कि ये इंग्लिश लिटरेचर की पहली ट्रेजेडी है। आइए देखते हैं यहां पे क्या है। एट द टाइम ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी कब, 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पर रिलीजियस प्लेस, धार्मिक जो प्लेस हैं वह इन वो का मतलब क्या है, फैशन, चलन के क्या है कि इस टाइम पर ये सारे प्लेस जो हैं वो चलन में हैं, और क्या है, दैट वाज कॉल्ड मिस्ट्री प्ले। पहले क्या था आया, सबसे पहले मिस्ट्री प्ले दे वर परफॉर्म्ड इन चर्चेस, इनका जो परफॉर्मेंस होता था वो चर्चेस में होता था। प्रीस्ट्स वर द एक्टर्स, प्रीस्ट क्या हैं, वो एक्टर्स हैं, एंड देयर लैंग्वेज वाज लैटिन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या होती है, उनकी भाषा लैटिन होती है। वो अभी तक क्या हो रहा है, वहां की जो लैंग्वेज है यानी इंग्लिश लैंग्वेज में प्लेज को नहीं लिखा जा रहा है, वाज लैटिन। आगे देखिए, द थीम्स ऑफ मिस्ट्री प्लेस, यानी जो थीम है मिस्ट्री प्लेस के, वो टेकन फ्रॉम द बाइबल, सच एज द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, के किस तरीके से ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया। एडम एंड ईव, एडम एंड ईव ये वही हैं क्रिश्चियनिटी में जिनको हम बाबा आदम कहते हैं। बाबा आदम माने जाते हैं कि पहले हैं, सॉरी इस्लाम में बाबा आदम को माना जाता है कि वो पहले, ठीक है, इंसान है जिनको ईश्वर ने बनाया, गॉड ने। और ये ईव कौन है, हव्वा, ये कौन है, हव्वा। जैसे हम बात करते हैं तो कहते हैं कि कहीं के हव्वा है क्या, तो आप जान लीजिए हव्वा कौन है, वो इस्लाम धर्म के अनुसार पहली जो है महिला हैं, हव्वा, इनको जो है बनाया गया। उसके बाद द मर्डर ऑफ एबेल, अगला क्या है, मर्डर ऑफ एबेल, ये भी उसका थीम हुआ करता था। एंड द लास्ट जजमेंट, और लास्ट जजमेंट जो जीसस क्राइस्ट ने दिया, इसके बारे में प्लेस को बनाया गया, लिखा गया। मिरेकल प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्स प्ले, याद रखना है हमेशा कि मिरेकल प्लेस को हमेशा, सॉरी प्रायः जो है सेंट्स प्ले भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्लेस होते थे वो किसी पर्टिकुलरली एक सेंट के ऊपर बेस्ड हुआ करते थे, जिनको कैनोनाइज किया गया है, जिनको सेंट डिक्लेयर किया गया है। आगे देखिए, अब मिरेकल प्ले डील्स विद अ रियल और फिक्सियस अकाउंट ऑफ द लाइफ। एक मिरेकल प्ले जो होता है वो किसी वास्तविक या जो है किसी फिक्सियस के, किसी जो है सेंट को लेकर के उसकी लाइफ पर ये बेस्ड होता है। जैसे क्या है मिरेकल और मार्टिरडम, मार्टिरडम का मतलब क्या है, शहादत, ठीक है, जैसे किसका हुआ, टॉमस बैकेट को, ठीक है, वो क्या हो गए, मार्टिर हो गए टॉमस बैकेट। तो मार्टिरडम ऑफ सेंट लाइक वर्जिन मैरी एंड सेंट निकोलस, इन सब का। आफ्टर इट, यानी इनके बाद में मिस्ट्री और मिरेकल के बाद में कौन आया, मोरालिटी प्लेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ ड्रामा, यानी ग्रोथ ऑफ ड्रामा जो है उसमें अगला जो कड़ी आती है, अगला हिस्सा कौन सा बनता है, वो होता है मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्ले इज अ काइंड ऑफ एलिगोरिकल ड्रामा। एलिगोरिकल का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या है, कि जहां पर अच्छाई की हमेशा बुराई पर जो है विजय दिखाई जाती है उसको, इन विच, जहां पर द कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स है लिखा हुआ, कैरेक्टर्स पर्सोनिफाई मॉरल क्वालिटीज, क्या करते हैं वो, पर्सोनिफाई करते हैं मोरल क्वालिटीज को, यानी नैतिक गुणों को, दैट इज चैरिटी, वर्च्यू एटसेट्रा, इन सबको। ठीक है, अब देखिए मिस्ट्री प्लेस को क्या कहा गया है, बिब्लिकल थीम्स पर आधारित होना। मिस्ट्री प्लेस किस पर आधारित है, बिब्लिकल थीम्स से। मैंने आपको बता दिया है पहले ही कौन कौन से थीम हो सकते हैं। मिरेकल प्लेस जो है लाइव्स ऑफ सेंट्स, और वो सेंट्स जिनको क्या किया गया है, कैनोनाइज किया गया है। और अगला है मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस क्या है, डाइडेक्टिक इन नेचर, जो आपको क्या कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं किसी चीज के लिए, वो क्या है, डाइडेक्टिक इन नेचर। मोरालिटी प्लेस इंक्लूड 7 राइटर्स, ठीक है, क्या होते हैं, 7 राइटर्स के द्वारा इनको लिखा गया है अलग अलग टाइम पे। ठीक है, मार्लोज, डॉक्टर फॉस्टस,
इसके बारे में हमने आपसे बात कर ली है, इज अ मोरालिटी प्ले। वो क्या है? एक मोरालिटी प्ले है। ऑफ ऑल मोरालिटी प्लेज एवरी मैन, याद रखना है, एवरी मैन इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एंड दैट इज स्टिल परफॉर्म्ड। यानी सारे जो मोरालिटी प्लेज आए उसमें एवरी मैन को माना जाता है कि सबसे ये बेहतरीन प्ले है और जिसका परफॉर्मेंस आज भी किया जाता है। एवरीमैन का मतलब यहां पे क्या है, आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं। एवरीमैन का मतलब यहां पर यह है कि उस समय जो सोसाइटी थी, जो समाज था उस समय यह माना जाता था कि लोग जो हैं वो अच्छे हैं, वर्चुअस हैं, गुणी हैं और उनके अंदर कोई भी एविल, कोई भी बुराई नहीं है। तो उस समय का जो एवरीमैन है, उस समय का जो एवरीमैन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हर उस इंसान को। एवरीमैन का मतलब ही क्या होता है? प्रत्येक इंसान। तो एवरीमैन वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है हर उस इंसान को जिसके अंदर अच्छाई है, जिसके अंदर वर्चूज हैं, जिसके अंदर सद्गुण हैं, उनको लेकर के इन प्लेस को लिखा गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक आगे चल करके मॉडर्न एवरीमैन का भी कॉन्सेप्ट आया। कैसा कॉन्सेप्ट? मॉडर्न एवरीमैन। अब आप समझिए कि क्या हो सकता है। तो एक समय सोसाइटी ऐसी है जब माना जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है यहां पर, लेकिन एक समय समाज का ऐसा भी कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसी भी जो है आइडियोलॉजी आ गई जहां पर समाज में बुराइयां प्रिवेलेंट हो गई, जहां पर ऑनेस्टी इज आउट ऑफ द क्वेश्चन व्हेन स्टार्विंग इज अ केस। रोक्साना बात कर रही है, कहती है ऑनेस्टी इज आउट ऑफ क्वेश्चन व्हेन स्टार्विंग इज अ केस। यानी कि क्या है? ईमानदारी की बात ही नहीं है, वो मसले से ही बाहर है अगर भुखमरी की बात है तो। यानी इंसान को उस समाज में जीना है, सरवाइव करना है, तो उसे बाई हुक और बाई क्रुक उसके सर्वाइवल का जब जहां पर एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगेगा तो कुछ भी करेगा, वो चोरी करेगा, वो छिनैती करेगा, हर कुछ चीजें करके क्या करेगा? वो अपने आप को बचा के रखेगा, अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा वो। तो मॉडर्न एवरीमैन जो कॉन्सेप्ट आया वो एक फेमस पिकरस नॉवेल, और वो कौन सी है? रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो के नाम पर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? मॉडर्न एवरीमैन। यानी मॉडर्न एवरीमैन कैसा एवरीमैन है कि समाज में जब इमोरलिटी आई है, ठीक है, इमोरलिटी जो है वो आ गई है, पूरे समाज में अनैतिकता आई हुई है, तो इंसान भी अनैतिक हो गया है। अब वो ऐसा हीरो है जो क्या करेगा? 2.0 के जो है रजनीकांत के जैसा, वो समझ गया है कि पक्षीराजन को अब नीतिगत तरीके से नहीं मारा जा सकता है, तो क्या करेगा? वो कबूतर पे आता है बैठ करके, वो जानता है कि इसका वीक पॉइंट यही है और कबूतर लाके रख देता है वहां पे। तो उसको मारना है तो क्या करना पड़ेगा? यानी अगर क्रिमिनल को आपको खत्म करना है तो क्रिमिनल की तरीके से सोचना पड़ेगा। समाज ऐसा आया हुआ है। तो यही बात यहां पर है, रॉबिन्सन क्रूजो के माध्यम से मॉडर्न एवरीमैन को दिखाया जा रहा है। वो एवरीमैन जो अब क्या हो गया है? सोसाइटी के, समाज के बदलने से उसके अंदर भी बदलाव आ गए हैं। वो अब ऐसा हीरो नहीं है कि जहां पर हमारे यहां भारत में जब युद्ध हुआ करते थे तो सेना जो है, यहां के जो राजा थे वो मानते थे कि जब भागती हुई सेना का पीछा नहीं करेंगे, पीठ पे जो है वार नहीं करेंगे, सामने वार करेंगे। पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी, और यहां पर जो है उनकी लड़ाई हो रही है और क्या होता है कि पीछे से अलाउद्दीन खिलजी का जो मलिक काफूर गुलाम होता है वो उनके ऊपर तीर चला देता है और वो कहता है, ठीक है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शाहिद कपूर ने जिसकी एक्टिंग की है, वो कहते हैं कि एक युद्ध तो कम से कम ईमानदारी से लड़ लिया होता। कहता है कि युद्ध में कोई ईमानदारी नहीं, युद्ध में सिर्फ जीत और हार यही मैटर करता है बस। अब मॉडर्न एवरीमैन का यही कॉन्सेप्ट था कि भुखमरी जब आ जाएगी तो इंसान कुछ भी करेगा वो जिंदा रहेगा। तो उस पे है ये बातें। और उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर देन, इसके बाद इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड क्या होता है? ये इट इज अ काइंड ऑफ प्ले विच इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एक्ट्स। सैंडविच्ड बिटवीन टू एक्ट्स का मतलब क्या है कि ये दो एक्ट में कोई प्ले है, वो बटा हुआ है किसमें? एक्ट 1 और एक्ट 2, यानी अंक 1 अंक 2, और ये उस दोनों अंकों के बीच में है ये प्ले, ठीक है, जिसको हम इंटरल्यूड कहते हैं। फेमस प्ले है टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल, वहां पर क्या हो रहा है कि इंटरल्यूड में थॉमस बैकेट सरमन दे रहे हैं। एक सरमन का मतलब उपदेश दे रहे हैं लोगों को। तो ऐसे होते थे इंटरल्यूड्स। अ शॉर्ट प्ले, एक छोटा प्ले, और अ प्रीचिंग, या क्या होता था? एक उपदेश होता था बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ प्ले। बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ प्ले केम इनटू एग्जिस्टेंस
आफ्टर इट, जो क्या होता है एग्जिस्टेंस में आता है। इसके बाद में आफ्टर इट रेगुलर कॉमेडीज, इसके बाद रेगुलर कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज बिकेम पॉपुलर। इसके बाद इन सब के बाद में क्या होता है कि रेगुलर कॉमेडीज और ट्रेजेडीज जो होती हैं वो पॉपुलर होती हैं। आगे बात करते हैं अपने अगले राइटर पर, जो कि क्या है, एक एलिजाबेथन पोएट हैं। और एलिजाबेथन पोएट होने का इनके जो है होने के लिए इनके पास एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। और वो टेस्टिमनी किस बात को लेकर के है, इनकी जो एपिक है। एपिक कौन सी? द फेरी क्वीन, जो कि माना जाता है कि इनका बेस्ट वर्क है। और ये जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर की एपिक हैं उसमें माना जाता है कि ये एक सबसे लंबी जो एपिक हैं उनमें से एक है ये द फेरी क्वीन। और एडमंड स्पेंसर का नाम हम इन्हीं 2-3 वर्क्स को लेकर के, एक तो द फेरी क्वीन, एक है एपिथालेमियन। एपिथालेमियन का मतलब क्या होता है? न्यूप्चियल सॉन्ग, यानी इन्होंने शादी को लेकर के भी गीत लिखे हुए हैं। एपिथालेमियन, प्रोथालेमियन, प्रोथालेमियन यानी शादी के पहले की, उसको लेकर के भी इन्होंने गीत लिखा हुआ है। एपिथालेमियन, प्रोथालेमियन, द फेरी क्वीन, शेफर्ड्स कैलेंडर, इन सारे वर्क्स को एडमंड स्पेंसर लेकर के आते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन उनका जो सबसे और एक और फेमस कलेक्शन इनका कौन सा है? एमोरिटी, जिसको लेकर के हम बात कर चुके हैं। एमोरिटी, एमोरिटी का मतलब क्या होता है? लिटिल लव्स, लिटिल लव्स। ये एक सोनेट का कलेक्शन है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। उसमें 88 या 89 सोनेट्स हैं, कुछ इस तरीके की बातें हैं। आइए चलते हैं एडमंड स्पेंसर को देखते हैं कि उनकी बायोग्राफी क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे एक ब्रीफ नोट जो है आपसे किसको, फेरी क्वीन को लेकर के। एडमंड स्पेंसर का जो जन्म है वो 1552 में हुआ है, 1552 में। और ये वो डेट है जब क्या हो रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ अभी थ्रोन पर नहीं आई हुई हैं। वो कब आती हैं? 1558 में वो थ्रोन पर आती हैं। और ये 1552 जो डेट है वो उस समय सर फिलिप सिडनी के जन्म के 2 साल पहले, सर फिलिप सिडनी जिनके बारे में हमने बात की कहां पर, स्टोफेलैंड स्टेला में, सर फिलिप सिडनी से 2 साल पहले। और दूसरे जो राइटर हैं इस एज के, जो हम मानते हैं ग्रेटेस्ट राइटर, विलियम शेक्सपियर, उनके जन्म से कितने साल पहले? 1564 में उनका जन्म हुआ है। तो 12 साल पहले ही एडमंड स्पेंसर का जन्म हुआ। एडमंड स्पेंसर एक बहुत ही फेमस पोएट हैं इस एज के। और क्योंकि वो एक पोएट ही हैं, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन ड्रामा को लेकर के नहीं है। उनके जो भी चीजें हैं, जो भी लिटरेरी उनका कंट्रीब्यूशन रहा, वो सारा पोएट्री के ही फील्ड में रहा है। तो आइए देखते हैं कि उनकी बायोग्राफी में क्या क्या है। एडमंड स्पेंसर वॉज बोर्न इन ईस्ट स्मिथफील्ड। कहां पर इनका जन्म हुआ है? ईस्ट स्मिथफील्ड में, नियर द टावर ऑफ लंदन। कहां पर? लंदन का जो टावर है वहां पे, उसके नजदीक में। एंड ही वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब घर से थे ये। एडमंड स्पेंसर बहुत ही जो है गरीब घर से थे ये। हिज एजुकेशन बिगेन एट द मर्चेंट टेलर्स स्कूल इन लंदन। इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो यहां से इसकी शुरुआत होती है। एंड वॉज कंटिन्यूड इन कैम्ब्रिज, आगे चल करके ये कैम्ब्रिज में जाते हैं। लेकिन कैम्ब्रिज में इनकी जो हालत होती है वो बहुत ही दयनीय, एक मिजरेबल कंडीशन में एडमंड स्पेंसर अपनी लाइफ को जी रहे थे। और वो क्या थी मिजरेबल कंडीशन? कैम्ब्रिज में पढ़ने तो गए, लेकिन वहां पर इनका काम क्या है देखिए, वेयर ही वर्कड एज अ पुअर सिजार एंड फैग। सिजार क्या होते थे? ये ऐसे बच्चे होते थे जो रईस जो हैं, जो रिच हैं, उनका काम किया करते हैं। 3 इडियट्स में मिलीमीटर का वो आप लोगों ने देखा होगा, वो वैसे है बेचारा। तो यहां पर एडमंड स्पेंसर की सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। वहां पर जो रिच बच्चे आए हुए हैं, ये सिजार और फैग दोनों का मतलब आप समझिए वही है कि वो क्या कर रहे हैं, जो रईसों के बच्चे हैं उनका वो काम कर रहे हैं। लेकिन आगे चल करके ये फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं अपनी फेरी क्वीन को लेकर के। देखिए आगे क्या है, फॉर वेल्दी स्टूडेंट्स, ठीक है, धनी जो है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो इस तरीके से काम करते हैं। ही अर्न्ड अ स्कैंट लिविंग, थोड़ी बहुत इनकी जो इनकम हो जा रही है इससे। आफ्टर लिविंग कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद 1576 स्पेंसर वेंट टू द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। कहां पर गए? नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। और वहां पे कहां? आयरलैंड में।
आयरलैंड गए और आयरलैंड में जाने के बाद इनका जो पर्पस था वहां पर वो क्या था, एक प्लांटर का था। कैसे थे ये, वहां पर प्लांटर के तौर पर काम करते थे और प्लांटर के साथ साथ ये वहां पे लोगों को, क्योंकि आयरलैंड एक कॉलोनी के तरीके से था इंग्लैंड का, तो वहां पर उन्होंने उनके लोगों को, आयरलैंड के लोगों को अपना गुलाम बनाना, या आप समझिए उनसे जो है जबरन जो है काम कराना स्टार्ट करते हैं। और इन्हीं सब वजहों से आयरलैंड में क्या होता है, एक रेबेलियन होता है, एक विद्रोह होता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस विद्रोह में आयरलैंड में उन सर्कमस्टेंसेस में ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी खो देते हैं। उनका एक ही बच्चा होता है, उनकी यहां पर डेथ भी हो जाती है आयरलैंड में उनके इस, ठीक है, उसकी वजह से, उनके इस एक्ट की वजह से। और क्या है, ऑन सम अननोन वर्क और क्वेस्ट हियर हिज चीफ ऑक्यूपेशन वाज टू फॉल इन लव एंड टू रिकॉर्ड हिज मेलैंकोली ओवर द लॉस्ट रोजालिंड। और यहां पर उनको क्या होता है, उनका जो चीफ वर्क था वो क्या था, ठीक है, देखिए, वाज टू फॉल इन लव, प्यार में पड़ना, एंड टू रिकॉर्ड हिज मेलैंकोली, और इसका दुख, ठीक है, कौन थी वो, रोजालिंड, रोजालिंड के रूप में इन द शेफर्ड्स कैलेंडर। आगे चल करके जो इनका वर्क आता है शेफर्ड्स कैलेंडर, वहां पर इन्होंने रोजालिंड के बारे में लिखा। और रोजालिंड का कैरेक्टर कई जगह मैं आपसे बात कर चुका हूं कि कहां कहां पर ये है। अब देखिए आगे, अपॉन हिज फ्रेंड हार्वीज एडवाइस, इनके फ्रेंड दोस्त हार्वी की सलाह पर ही केम टू लंदन, वो लंदन आए, ब्रिंगिंग हिज पोएम्स, अपनी पोएम्स को लेकर के, एंड हियर ही मेट लिसेस्टर, एक बड़ा नाम किसका है, लिसेस्टर। लिसेस्टर नाम कहां पर आया हुआ है, कोई बता सकता है? लिसेस्टर का जिक्र आता है वेस्टलैंड में, जब क्या दिखाया जा रहा है कि एलिजाबेथ एंड लिसेस्टर आर रोमिंग ऑन अ शिप, बोट पे क्या कर रहे हैं वो लोग, घूम रहे हैं। यानी एलिजाबेथ के जितने भी अफेयर्स थे उसमें से एक नाम लिसेस्टर का भी था। ये वही लिसेस्टर हैं जिनसे एडमंड स्पेंसर की मुलाकात हो रही है और वो उनको ले आते हैं और कहां पे सेट करते हैं, देन एट द हाइट ऑफ रॉयल फेवर, उस समय क्या थे, हाइट मतलब चरम पे थे, रॉयल फेवर यानी राजसी फेवर का, कौन, लिसेस्टर होंगे भाई, जाहिर सी बात है, क्वीन के साथ जब जिनका अफेयर चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये होगा ही। एंड द लेटर यानी कि जो लिसेस्टर हैं, टुक हिम टू लिव एट लिसेस्टर हाउस, एडमंड स्पेंसर को लेकर के जाते हैं और कहां लेके जाते हैं, लिसेस्टर हाउस में। हियर ही फिनिश्ड द शेफर्ड्स कैलेंडर, यहां पर इन्होंने क्या किया, अपने फेमस वर्क शेफर्ड कैलेंडर को खत्म किया, यानी उसको फिनिश किया, उसको लिखना। शेफर्ड कैलेंडर एक बहुत फेमस पोयम है जो कि 12 सीजन को लेकर के है, सॉरी 12 मंथ को लेकर के है, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में आगे। एंड मेट सिडनी, वहीं पर इनकी मुलाकात किससे हो रही है, सर फिलिप सिडनी से, जो इनसे 2 साल उम्र में छोटे हैं। एंड ऑल द क्वींस फेवरेट्स, क्योंकि सर फिलिप सिडनी भी एक कोर्ट पोएट थे, क्या थे, कोर्ट पोएट थे, तो जो भी वहां पर क्वीन एलिजाबेथ के कृपा पात्र थे उनसे इनकी मुलाकात होती है। और इन्हीं का इन्फ्लुएंस होता है कि एडमंड स्पेंसर एक बहुत फेमस पोयम द फेरी क्वीन को लेकर के आते हैं। हिज फेमस वर्क्स आर, ठीक है, उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो कौन से हैं, सबसे पहला नाम है द फेरी क्वीन का। द फेरी क्वीन एक एलिगरी है, बहुत फेमस किताब है और काफी लेंदी भी है, बहुत ज्यादा। इंग्लिश लिटरेचर की जो भी एपिक हैं उनमें आप कह सकते हैं कि ये जो फेरी क्वीन है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इतनी ज्यादा लेंदी है वो। स्पेंसर का जो ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि वो 24 बुक्स लिखेंगे, 24 किताबें लिखेंगे अपनी जो है इस पोयम के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और ये बातों का जिक्र हमें कहां से मिलता है, इन बातों का जिक्र एडमंड स्पेंसर ने किससे किया है, सर वॉल्टर रैले। कौन है ये वॉल्टर रैले? वॉल्टर रैले was a pirate and what he was the pioneer of colonialism, यानी कि जो भी उपनिवेशवाद की बातें शुरू होती हैं उसमें वॉल्टर रैले क्या थे, उसके, ठीक है, पायनियर थे, प्रणेता थे इस चीज को लेकर के। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कॉलोनी स्टैब्लिश हो रही इंग्लैंड की, उनकी शुरुआत कौन कर रहा है, सर वॉल्टर रैले। और यही वो टाइम था, कौन सा, 1588, 1588, जब क्या हो रहा है, स्पेनिश अर्मदा पे, स्पेनिश फ्लीट पे क्या हो रहा है, इंग्लैंड का कब्जा भी हो रहा है। सारे के पीछे गेम किसका है, सर वॉल्टर रैले का।
पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज की मूवीज वो सारी वहीं पे आती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि उन्होंने सर वाल्टर रैले को लेटर लिखा, इन्होंने कौन, एडमंड स्पेंसर ने, और उन्होंने उस लेटर में इच्छा जाहिर की, इच्छा जाहिर ये की कि वो क्या करेंगे, वो 12 बुक्स लिखेंगे किस पे, प्राइवेट वर्च्यूज पे, किस पे, प्राइवेट वर्च्यूज पे। और इसका मतलब क्या था कि वो 12 बुक लिखने वाले थे किनके ऊपर, क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर, क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर। और 12 बुक उनका इंटेंशन था कि किस पे लिखेंगे, वो पब्लिक वर्च्यूज पर, किस पे लिखेंगे, पब्लिक वर्च्यूज पर। और क्या है ये इंटेंशन का किसको लेकर के था, किंग आर्थर को लेकर के। यानी कि 12 किताबें वो क्वीन एलिजाबेथ के लिए और 12 किताबें किसके लिए, किंग आर्थर के लिए वो लिखने वाले थे। लेकिन का जो टास्क है वो पूरा नहीं होता है। 1590 में 1590 में फेरी क्वीन पब्लिश होती है अपनी 3 बुक्स के साथ में। कितनी किताबों के साथ में, 3 बुक्स के साथ वो पब्लिश होती है। और उसके बाद 1596 1596 में ये किताब 3 और बुक्स को इंक्लूड करके 6 बुक्स में पब्लिश हो जाती है, 6 बुक्स में पब्लिश होती है। और एडमंड स्पेंसर इस पूरे वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो मात्र महज 6 किताबें जो है उन्होंने क्या किया है, वहां पे लिखी हुई हैं। और ये 1596 में अगली 3 किताबें पब्लिश होती हैं। और इनकी सारी किताबें 1 से लेकर के 6 किताबें क्या कर रही हैं, एक नाइट को, एक वॉरियर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये नाइट जो है, जो वॉरियर है, वो उसी के साथ एक वर्च्यू को, यानी एक इंसान के गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको वो एलिगराइज कर रहा है। और पहली किताब शुरू होती है किसको लेकर के, रेड क्रॉस नाइट को लेकर के, रेड क्रॉस नाइट। और उसके शील्ड पर रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है, इसलिए उसको हम रेड क्रॉस नाइट के नाम से जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर इन सब पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री को लेकर के। तो यहां पे आते हैं, क्या है देखिए, द ओरिजिनल प्लान ऑफ द पोएम इंक्लूडेड 24 बुक्स। और ये कहां से पता चलता है, सर वाल्टर रैले की, ठीक है, कुछ जो लेटर लिखा स्पेंसर ने वहां पर। उसके बाद देखिए, ईच ऑफ विच, और इसमें से हर कोई, was to recount the adventure and triumph of a knight, एक वॉरियर को लेकर के, who represented a moral virtue, जो क्या कर रहा है, एक नैतिक गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। But Spencer completed only 6 books. स्पेंसर ने कितनी किताबें कंप्लीट की, केवल 6 किताबें। सेलिब्रेटिंग होलीनेस, यानी कि पहला जो उनका रेड क्रॉस नाइट है वो किसको दिखा रहा है, होलीनेस को, पवित्रता को, उसके लिए है। दूसरा है टेम्परेंस, संयम, ठीक है, दूसरा इनका वर्च्यू कौन है, टेम्परेंस। तीसरा है चेस्टिटी, तीसरा क्या है, चेस्टिटी। और वो कौन सी है, ब्रिटोमार्ट, ब्रिटोमार्ट, फीमेल नाइट को रिप्रेजेंट किया है यहां पर एडमंड स्पेंसर ने। आगे देखते हैं, फ्रेंडशिप, अगली किताब किसके लिए, दोस्ती को। अगली कौन सी है, 5वीं, जस्टिस, न्याय। और 6वीं, कोर्टसी। यानी कि इन सारे ह्यूमन वर्च्यूज को क्या किया गया है, किसी एक कैरेक्टर के जरिए एडमंड स्पेंसर ने एलिगराइज किया है, पर्सोनिफाई किया है उन्होंने। आगे देखते हैं, ईच ऑफ द वर्च्यूज अपीयर्स एज नाइट, ठीक है, ये सारे वर्च्यूज कैसे अपीयर होते हैं, एक नाइट के जैसे। नाइट का मतलब क्या है, वॉरियर, नाइट का मतलब क्या होता है, वॉरियर। और क्या है, फाइटिंग, जो लड़ रहा है, हिज अपोजिंग वाइस, अपने जो विपरीत, वाइस यानी कि जो बुराई है उससे। एंड द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो पोएम है वो कहानी सुनाती है किसको लेकर के, कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व जो है अच्छाई और बुराई के बीच में, उसके बीच में। आइए देखते हैं क्या है, सिनॉप्सिस ऑफ द फेरी क्वीन फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी लेटर। और इंट्रोडक्टरी लेटर किसको लिखा गया है, सर वाल्टर रैले, सर वाल्टर रैले, जो कि क्या है, पायोनियर ऑफ कोलोनियलिज्म, उनको लेकर के। वी लर्न दैट द हीरो विजिट्स द क्वींस कोर्ट इन फेरीलैंड। हीरो क्या करता है, वो विजिट करता है कहां पर, क्वीन के फेरीलैंड, सॉरी क्वीन के कोर्ट में। और कहां पर, फेरीलैंड। अनडाउटेडली दिस फेरी क्वीन इज क्वीन एलिजाबेथ, उनको वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। उनके यहां पे वो वांडर जो है जाता है, while she is holding a 12 days फेस्टिवल, और 12 दिन का फेस्टिवल मना रही हैं।
यानी 12 किताबें, उन्हीं को लेकर के। ऑन ईच डे, हर दिन, सम डिस्ट्रेस्ड पर्सन अपीयर्स, हर दिन क्या हो रहा है, एक परेशान आदमी आ जा रहा है। अनएक्सपेक्टेडली, बगैर किसी उम्मीद के, टेल्स अ वोफुल स्टोरी, जो उनको एक बहुत कष्ट वाली कहानी सुना रहा है, किसको लेकर के, ऑफ ड्रैगन्स, की राक्षस है और वो क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है उसे। ऑफ इंचेंट्रेसेस, ये क्या है, इंचेंट्रेसेस, चुड़ैल आप बात कर सकते हैं, उनको लेकर के। और ऑफ डिस्ट्रेस्ड ब्यूटी, या किसी ऐसी औरत को लेकर के जो सुंदर है और बहुत परेशान है, डिस्ट्रेस्ड ब्यूटी और वर्च्यू या गुण को लेकर के। एंड आस्क्स फॉर अ चैंपियन टू राइट द रॉन्ग, और कहता है मैडम आप मुझे एक वॉरियर प्रदान करिए जो क्या करे, राइट द रॉन्ग, जो गलत को सही कर सके। और क्या है, एंड टू लेट द अप्रेस्ड गो फ्री, और क्या करे, जो सताया हुआ है उसको वो छुड़ा दे, आजाद कर दे। और क्या है, समटाइम्स अ नाइट वॉलंटियर्स, कभी कभी क्या होता है, नाइट वॉरियर वॉलंटियर करता है, चल के आता है, और बेग्स फॉर द डेंजरस मिशन, और किससे, फेरीलैंड की क्वीन से कहता है कि मैडम ये टास्क हमको दीजिए, क्योंकि उसे क्या है, दिखाना है क्वीन एलिजाबेथ कुंवारी हैं, शादी करने का मौका मिल जाए, हो सकता है क्वीन उनसे इंप्रेस हो जाएं। अब क्या है, गैलेंट्री की बात है ना यहां पे, कि हमको क्या करना, वुमन के सामने हमें अपने आप को दिखाना है कि हम कितने पराक्रमी हैं। और अगेन द ड्यूटी इज असाइंड, और क्या किया जाता है, ड्यूटी को दे दी जाती है बाय द क्वीन। क्वीन कहती है ठीक है जाओ लड़ो, तुम लड़ करके दिखाओ कि तुम कितने वीर हो, तब मैं देखूंगी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। और इंडिया है भाई, यहां पे तो इतना कहने के बाद तो आदमी कुछ भी कर सकता है। एंड द जर्नीज एंड एडवेंचर ऑफ दीज नाइट्स, और क्या होता है, जर्नी, यात्रा शुरू हो जाती है, और एडवेंचर इन नाइट्स का आर द सब्जेक्ट ऑफ सेवरल बुक्स, यानी 6 किताबें जो हैं उसमें इन्हीं के ही एडवेंचर, ठीक है, और जो जर्नी है उसको लेकर के बात होती है। एडमंड स्पेंसर इंट्रोड्यूस्ड स्पेंसरियन स्टेंजा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहीं पर ही एडमंड स्पेंसर ने क्या किया, स्पेंसरियन स्टेंजा को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और ये स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, 9 लाइन स्टेंजा, कैसा है, 9 लाइन स्टेंजा, जहां पर 1 से 8 तक की जो लाइनें हैं, कितनी, 1 से 8 तक, वो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई होती हैं। याद रखिएगा इस चीज को, हो सकता है कहीं पे क्वेश्चन पूछे ये आयाम्बिक पेंटामीटर में। और 9वीं जो लाइन है, यानी कि जो लास्ट लाइन है, वो आयाम्बिक हेक्सामीटर में लिखी होती है, आयाम्बिक हेक्सामीटर। यानी कि ये जो लाइनें हैं वो 10 सिलेबल की और ये 12 सिलेबल की लाइन होती है, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्रिन। क्या बोला जाता है इन लाइन को, अलेक्जेंड्रिन, इन लाइन को कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए स्पेंसर स्टेंजा 9 लाइन स्टेंजा 8 ऑफ 5 फीट, ठीक है, 8 लाइन कितने, 5 फीट की, तो 1 फीट में कितने सिलेबल होते हैं, 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सिलेबल एक में। एंड द लास्ट ऑफ 6 फीट, और आखिरी वाली कितनी है, 6 फीट को लेकर के, यानी 6 इंटू 2, यानी कि 12 सिलेबल की लाइन। राइमिंग ए बी ए बी, इसको याद रखना है हमेशा, राइमिंग ए बी बी सी बी सी सी, ए बी बी सी, और लास्ट की जो लाइन है अलेक्जेंड्रिन, उसे हम क्या बोलते हैं, सी। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्रिन। अब देखिए पहले द फर्स्ट, यानी कि जो पहली बुक है, द फर्स्ट बुक रिकाउंट्स द एडवेंचर ऑफ रेड क्रॉस नाइट। इनका एडवेंचर है रेड क्रॉस नाइट का, रिप्रेजेंटिंग होलीनेस, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होलीनेस को, यानी कि पवित्रता को। एंड द लेडी ऊना, और लेडी कौन है वहां पे, ऊना, रिप्रेजेंटिंग रिलीजन, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिलीजन यानी कि धर्म को। द कंटेस्ट्स आर सिंबॉलिक ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल बिटवीन वर्च्यू एंड फेथ ऑन द वन हैंड एंड सिन एंड हेरेसी ऑन द अदर। कह रहा है कि देयर कंटेक्स्ट, यानी कि ऊना और होलीनेस का, ऊना जो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, रिलीजन को, और होलीनेस को कौन सिंबलाइज कर रहा है, रेड क्रॉस नाइट। इनका जो कंटेस्ट है, इनकी जो जर्नी है, वो सिंबलाइज करेगी इसको, ठीक है, स्ट्रगल, जो संघर्ष है बिटवीन वर्च्यू एंड फेथ, सद्गुण और विश्वास के बीच में जो संघर्ष है उसको लेकर के। और दूसरा कौन सा है, सिन एंड हेरेसी, पाप और ये क्या है,
पाप की जगह पे आप क्या करते हैं, सॉरी सिन मतलब पाप, और हेसी मतलब क्या होता है, जब आप धर्म के खिलाफ कुछ बोलते हैं उसको लेकर के। तो रेड क्रॉस नाइट और ऊना जो कि पहली किताब में जिनको डिपिक्ट किया गया है वो होलीनेस और रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं दूसरी किताब, द सेकंड बुक टेल्स देन स्टोरी ऑफ सर गौवें। ठीक है, क्या है सर गौवें, इनकी स्टोरी बताता है। और टेम्परेंस, ये किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, टेम्परेंस यानी कि संयम को। द थर्ड, तीसरी ऑफ ब्रिटोमार्टिस, इनके बारे में मैंने आपको बताया, थर्ड किसकी है, ब्रिटोमार्टिस। और ये क्या है, लेडी नाइट, याद रखिएगा एडमंड स्पेंसर ने क्या किया, लेडी नाइट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये हमारी डाकू हसीना लेडी नाइट वो वाली हैं। ठीक है, अब कह रहा है रिप्रेजेंटिंग चेस्टिटी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, चेस्टिटी को। फोर्थ, चौथी जो किताब है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, चौथी पांचवी छठवीं देखिए, ऑफ कैम्बेल एंड ट्रायमंड। चौथी किताब किसको लेकर के है, कैम्बेल एंड ट्रायमंड को लेकर के, जो कि फ्रेंडशिप को दिखा रहा है। आर्टिकल, पांचवी किताब आर्टिकल को है, जिसको लेकर के क्या है, जस्टिस को लेकर के दिखाया गया है। और छठवीं किताब है सर कैलिडोर की, जो किसको लेकर के, कोर्टसी को लेकर के दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको वो सिंबलाइज कर रहे हैं। इन द फर्स्ट थ्री बुक्स द सैडोई फेरी क्वीन, तीनों पहली किताबों में जो सैडोई फेरी क्वीन है, क्या है, समटाइम्स रिप्रेजेंट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। कभी कभी क्या करती हैं, जो ईश्वर है उसका गौरव को, उसके गौरव को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड समटाइम्स एलिजाबेथ है, कौन है समटाइम्स, कभी कभी वो कौन है, एलिजाबेथ, हु वाज नेचुरली फ्लैटर्ड बाय द पैरेलल, जो क्या कर रही है, फ्लैटर की जा रही है उस समय। ये जाहिर सी बात है, ये जो पोयम है वो खुश करने के लिए ही लिखी गई है, किसको, यहां पर क्वीन एलिजाबेथ को। ब्रिटोमार्टिस यानी कि जो लेडी नाइट है, ब्रिटोमार्टिस इज ऑल्सो एलिजाबेथ, ये खुद भी क्या है, एलिजाबेथ ही है। द रेड क्रॉस नाइट इज सिडनी, रेड क्रॉस नाइट कौन है, सिडनी यानी कि सर फिलिप सिडनी, एस्टोफिल एंड एस्टेला वाले। आर्थर हु ऑलवेज अपीयर्स टू रेस्क्यू द अप्रेस्ड, आर्थर जो हमेशा आ जाते हैं अप्रेस्ड को, यानी कि जो ठीक है परेशान हैं, ठीक है, जिनको दो हैरान है या समझ में नहीं आ रहा उनको कुछ क्या करें, उनके बचाने के लिए उनको आ रहे हैं। वो कौन है, इज लिसेस्टर, लिसेस्टर कौन, एलिजाबेथ के जो ठीक है फियांसे हैं, जिनके साथ अफेयर है उनका, उनको रिप्रेजेंट किया गया लिसेस्टर के द्वारा। विच इज अनदर आउटरेजियस फ्लैटरी, जो कि क्या है, अपने आप में एक अजीब सी चापलूसी है, खूब चापलूसी किए जा रहे हैं। एलिजाबेथ को ले आ रहे हैं, लिसेस्टर को भी ले आ रहे हैं, एलिजाबेथ मैडम खुश हो जाएं। और इसी की खुशी का कारण था कि आगे चल करके एलिजाबेथ ने इनको एक अच्छी खासी पेंशन जो है इनको बांध दी। कवियों का हमेशा से काम रहा है, राजाओं के लिए वो खूब सारी पोयम को लिखना, राग दरबारी ऐसी तो हुआ करते थे, राजा जो कहे हाँ में हाँ पूरा एकदम मिला देना, और उसके बाद राजा खुश होकर के उनको एकदम से धन दान से एकदम परिपूर्ण कर देता था। यहां पर वही हो रहा है, बेन जॉनसन सॉरी स्पेंसर साहब को भी क्या हो रही है, एक अच्छी खासी इसके बाद रकम बांध दी जाती है कि अब आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। ऊना इज समटाइम्स रिलीजन, ऊना कभी कभी क्या है, धर्म है। एंड समटाइम्स द प्रोटेस्टेंट चर्च, और कभी कभी क्या है वो प्रोटेस्टेंट चर्च, जो 1517 में मार्टिन लूथर लेकर के आते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही है वो। और क्या है, वाइल डुएसा रिप्रेजेंट्स मैरी क्वीन, डुएसा अलग किताबों में आती हैं, वो मैरी क्वीन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑफ स्कॉट्स। और जनरल कैथोलिसिज्म, या किसको, कैथोलिसिज्म को वो डिपिक्ट कर रही होती हैं, और दोनों क्या एक दूसरे के एंटी ही हैं। इन द लास्ट थ्री बुक्स, आखिरी तीनों किताबों में, एलिजाबेथ अपीयर्स अगेन एज मर्सिला, क्या वो किसी तरीके से मर्सिला के नाम से वहां पर वो आती हैं। हेनरी फोर्थ ऑफ फ्रांस एज बॉर्बन, बिस्किट आता है बॉर्बन, और हेनरी फोर्थ कैसे आ रहे हैं, बॉर्बन के नाम से वहां पे आ रहे हैं। द वॉर इन द नीदरलैंड्स एज द स्टोरी ऑफ लेडी बेल्स, जो वार है नीदरलैंड में जो हुआ है वो स्टोरी ऑफ लेडी बेल्ज के नाम से वहां पर आता है। रैले, जिनको लेटर लिखा गया है एज टिमियस एंड सो ऑन, और आगे इसी तरीके से कैरेक्टर्स को क्या किया गया है, फेरी क्वीन में रिप्रेजेंट किया गया है, एलिग्राइज किया गया है एडमंड स्पेंसर के द्वारा। अगली जो फेमस पोएम इनकी है वो है सेफर्ड्स कैलेंडर। सेफर्ड्स कैलेंडर किसके फॉर्म में है, एक ठीक है, ये जो है सेफर्ड कैलेंडर का मतलब यहां पे ये है कि ये पोयम 12 भाग में डिवाइडेड है। देखिए, इट इज हिज फर्स्ट वर्क, ये पहले उनका वर्क है, एंड कंसिस्ट ऑफ 12 पास्टोरल पोयम्स। इसको याद रखिए, कौन सी पोयम्स हैं ये,
पास्टोरल पोयम्स, तो पास्टोरल वर्ड आता ही है लैटिन भाषा के शब्द पास्टर से, जिसका मतलब क्या होता है शेफर्ड। इसका मतलब क्या होता है शेफर्ड। तो ये पोयम्स जो हैं वो कैसी हैं, एक पास्टोरल पोयम है और इकोलॉग, या इसका दूसरा नाम क्या है इकोलॉग। और इकोलॉग में क्या होता है, एक शेफर्ड वो दूसरी शेफर्ड से, यानी कि फीमेल शेफर्ड से बात करता है, उसको ये गाना गाती है, गाना गाता है उधर से वो गाना गाती है। तो ये 12 जो है उसमें बटा हुआ है, 1 फॉर ईच मंथ, ठीक है। और सारी जो पोयम्स हैं 12 पोयम्स वो 1 फॉर ईच मंथ, जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से लेकर के इसको लिखा गया है, मंथ ऑफ द ईयर यानी साल के लिए। द थीम्स आर जनरली रूरल लाइफ, जाहिर सी बात है अगर हम पास्टोरल की बात करेंगे, शेफर्ड की बात करेंगे, तो ये हमारी जो पास्टोरल लाइफ है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरियाज, उसको लेकर के हम डील करेंगे। नेचर प्रकृति, लव प्यार इन द फील्ड्स, और कहां पर ये खेतों में। एंड द स्पीकर्स आर शेफर्ड्स, और जो स्पीकर्स हैं वो क्या है शेफर्ड्स हैं। एंड शेफर्डेस, और क्या है वो फीमेल शेफर्डेस हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि एडमंड स्पेंसर फेमस हैं किसको लेकर के, अपने सोनेट कलेक्शन एमोरिटी को लेकर के, जो कि 1595 के आसपास आता है, और उसमें 88 या 89 सोनेट्स हैं, और ये सारे सोनेट्स पेट्रार्कन सोनेट के मॉडल पर आधारित हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने बात की है कि आपको किस तरीके से उनके दो और वर्क्स एपिथालैमियन और प्रोथालैमियन फेमस हैं, जो मैरिज के, शादी के पहले या शादी की आप बात कर सकते हैं गाने को लेकर के, और प्रोथालैम यानी प्रो यानी शादी के पहले को लेकर के बातें उन्होंने उस पोयम्स में लिखी हुई हैं। तो ये थे एडमंड स्पेंसर, जिनके बारे में हमने आज अपनी इस यूट्यूब क्लास में बात की हुई है। अपनी अगली क्लास में हम बात करेंगे जैकोबियन एज को लेकर के, कि किस तरीके से क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने कोई भी शादी वहां पर नहीं की हुई है, तो उनकी डेथ के बाद क्या हो रहा है कि यहां पर डायनेस्टी पर अब कौन राजा बनेगा, उसको लेकर के जो कोशिशें की जाती हैं, और किस तरीके से वहां पर एक नया राजा आता है और ट्यूडर डायनेस्टी क्वीन एलिजाबेथ के साथ में खत्म हो जाती है। तो इन सब के बारे में अपनी अगली आने वाली वीडियो यानी कल की वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा लाइक और कमेंट्स के जरिए से आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।